नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला शुरू करते हैं और प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में हम एकदम शून्य से शिखर तक चलेंगे। आज की हमारी हेडिंग है भारतीय इतिहास। ये दो शब्द हमने लिखा है, भारतीय और इतिहास। आज इन्हीं दोनों शब्दों को हम तोड़ मरोड़ कर पढ़ेंगे कि भारतीय किसे कहते हैं, भारत के कितने ऐसे नाम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा किस प्रकार किसने दी, इतिहास के जनक कौन है। इस वीडियो में हम इन सभी फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारतीय किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है भारतीय किसे कहते हैं, आप डिफाइन कीजिए कि भारतीय किसे कहा जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं कि भारतीय किसे कहते हैं, जो भारत में रहता है वही भारतीय है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है। आज हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन पे बात करते हैं। तो भारतीय किसे कहते हैं, देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में विस्तृत भूखंड को, हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विस्तृत भूखंड को भारतवर्ष कहा जाता है। विस्तृत भूखंड को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष। और इस भूखंड पर अपनी सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाली संतति को भारतीय कहा जाता है। भारतवर्ष के भूखंड पर अपनी सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाली संतति को भारतवर्ष कहा जाता है। और भारतवर्ष के अन्य नाम भी हैं। कुल 7 नाम ऐसे हैं जो परीक्षा में देखे गए हैं कि ये नाम कहाँ से आया, नाम किसने दिया, इन पे प्रश्न बनते हैं। तो इन 7 नाम पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भारत के कितने नाम हैं। तो पहला नाम है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष जो नाम है ये कई आधार पर रखा गया। पहला आधार ये है कि पौरुष वंश के एक राजा थे। पौरुष वंश के एक राजा थे जिसका नाम था दुष्यंत, और इनकी पत्नी का नाम शकुंतला। और इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत। इनके पुत्र का नाम भरत। इनके नाम पर भरत के नाम पर भारत पड़ा। दूसरा टर्म ये कहता है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख जन होते हैं, जो मुख्य जन जो होते थे उस समय, उनको भरत जन कहा जाता था। और भरत जन के आधार पर जो है इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक और फैक्ट ये कहता है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भी भरत था। इनके नाम के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन इसमें जो सर्वमान्य है वो पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। इन तीनों भरत में जो सबसे ज्यादा मान्य है वो भरत, पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर है। अब साहित्यिक रूप में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो साहित्यिक रूप में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग मिला। इस अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग मिला। ये साहित्यिक साक्ष्य है। भारतवर्ष शब्द का साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिला, तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पुरातात्विक साक्ष्य, तो राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख पर सर्वप्रथम भारतवर्ष अंकित रूप में मिला। यानी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम देखें तो राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख पर, साहित्यिक साक्ष्य में देखें तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारतवर्ष मिला। और नाम के आधार पर देखें तो 3 लोगों के नाम पर। पहला पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। दूसरा ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख जन थे उन्हें भरत जन कहा जाता था, इनके नाम पर। और तीसरा जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर। तो इस प्रकार भारतवर्ष जो है नाम बना।
उसके बाद दूसरा नाम जो भारतवर्ष का आता है वो आता है इंडिया। इंडिया, इंडिया किसके द्वारा दिया गया देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें। इंडिया जो है यूनानियों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूनानी द्वारा। और यूनान में इंडिया का शाब्दिक अर्थ होता है सूती वस्त्र। क्या होता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। यूनान में इंडिया का शाब्दिक अर्थ होता है सूती वस्त्र। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया शब्द किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया। अब आता है तीसरा नाम भारत का जो है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम किसने दिया? आर्यावर्त नाम जो है पतंजलि द्वारा रचित, पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य में सर्वप्रथम आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ महाभाष्य में सर्वप्रथम आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत का चौथा नाम है जम्बू द्वीप का एक भाग। जम्बू द्वीप का एक भाग। तो जम्बू द्वीप का एक भाग जो है, इसका उल्लेख हमें जो मिलता है वो बौद्ध साहित्य में मिलता है। बौद्ध साहित्य में भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग कहा गया है। पांचवा नाम हम देखते हैं अजनाब वर्ष। अजनाब वर्ष भागवत पुराण में भारत को अजनाब वर्ष कहा गया है। भागवत पुराण में भारत को अजनाब वर्ष कहा गया है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो नाम है भारत का वो ईरानी, फारसी तथा अरबी, ईरानी, फारसी तथा अरबी मुसलमानों द्वारा दिया गया नाम है। हिंदुस्तान जो है ईरानी, फारसी तथा अरबी मुसलमानों द्वारा दिया गया भारत का नाम है। एक नाम है इंतु, चीनियों द्वारा, ये चीनियों द्वारा दिया गया भारत का नाम है। तो हमने भारतीयों और भारत के अन्य नामों के बारे में पढ़ लिया। अब हम इतिहास के बारे में देखते हैं। अब हम इतिहास को देखते हैं। आइए इसको इरेज करके जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास में तीन शब्द हैं, इति प्लस हा प्लस आस। इति प्लस हा प्लस आस। इति का मतलब ऐसा, हा मतलब हुआ, और आस का यहाँ तात्पर्य है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से यानी जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ वही इतिहास है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आचार्य दुर्ग। आचार्य दुर्ग, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा निरुक्त भाष्य वृत्ति। निरुक्त भाष्य वृत्ति। और इस ग्रंथ में इन्होंने इतिहास को परिभाषित किया और बताया कि निश्चित रूप से जो ऐसा हुआ है वही इतिहास है। निश्चित रूप से जो ऐसा हुआ है वही इतिहास है। अब इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है यूनान के इतिहासकार हैं। यूनान के इतिहासकार हैं। ये यूनान के इतिहासकार हैं। इन्होंने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इसके लिए एक व्यक्ति थे रोम के। रोम के एक दार्शनिक थे। रोम के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। जिनका नाम था सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। इन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस। अब बात आती है कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक, तो भारतीय इतिहास के जनक जो हैं वो कृष्ण
द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ इतिहास की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषा वैसे कही जाए तो कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है। बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रसारित करना ही इतिहास है, या विगत घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कई परिभाषाएं दी जा सकती है, लेकिन आपको हम एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बताएंगे जो आपके काम की है। अतीत में हुई घटनाओं, अतीत में हुई घटनाओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर, अतीत में हुई घटनाओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीव में ये शब्द अतीत है, ये शब्द अतीव है। अतीव में संप्रेषित करना ही इतिहास है। इतिहास के कुछ अंग भी हैं। आइए उनको भी हम देख लेते हैं। इतिहास के अंग कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतिहास के कितने अंग हैं। तो इतिहास के मुख्यतः चार अंग हैं। पहला अंग है इतिहास का कि समय, किस समय में कोई घटना हुई है। दूसरा है व्यक्ति, उस समय व्यक्ति कौन था, किस व्यक्ति के समय में हुई है। तीसरा है स्थान, किस स्थान पे हुई घटना। और चौथा है घटना, कौन सी घटना हुई। तो इतिहास के मुख्यतः चार अंग हैं: समय, व्यक्ति, स्थान, घटना, टाइम, पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भारत के बारे में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।